हेलो फ्रेंड्स, श्याम एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 का साइंस, जल और जंगल। जल, क्या आपने कभी विद्यालय अथवा अन्य स्थान पर जल की कमी महसूस की है? आपके माता पिता, शिक्षक सभी आपको जल बर्बाद नहीं करने की सलाह देते होंगे। आपने सोचा है कि क्यों हर व्यक्ति का ध्यान जल संरक्षण की ओर आकर्षित करने के लिए टीवी, अखबार, पोस्टरों आदि की सहायता से विज्ञापन दिया जाता है? इस क्रम में हम प्रति वर्ष 22 मार्च की तिथि को विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारे विद्यालयों में जल दिवस के अवसर पर बच्चों के आयु वर्ग के अनुसार पोस्टर प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता करवाई जाती है। यह सारे प्रयास जल के संरक्षण के लिए क्यों किए जा रहे हैं? आइए, कुछ स्थानों पर जल की अत्यधिक कमी है। नलों में पानी नहीं आना, पानी भरने के लिए लंबी कतारें, लाइन झगड़े, धरना प्रदर्शन आदि जैसे दृश्य विशेषकर ग्रीष्म काल में सामान्य रूप से दिखाई देते हैं। क्या यही क्या यह सही नहीं कि हम अत्यधिक जल की कमी का सामना कर रहे हैं? देखिए, अगर पृथ्वी पर 100% जल है तो उसका 97% जल जो है खारा जल है। खारा जल है जो समुद्र में पाया जाता है। बचा 3% जल। 3% जल में 2.4% जो जल है मृदु जल है। मृदु जल है, ये ग्लेशियर, हिमनदों, ध्रुवीय बर्फों और पहाड़ों की अस्थायी बर्फ के रूप में जो आसानी से उपलब्ध नहीं होता है। बचा 0.6%। ये भूमिगत जल झीलें एवं नदियों में पाया जाता है जो हमें आसानी से उपलब्ध है और यही हमारे पीने योग्य जल है। तो 100% का मात्र 0.6% ही जल हम पी पाते हैं। पिछली कक्षा में हमने पृथ्वी पर जल की उपलब्धता एवं स्रोतों के बारे में जाना था। उपलब्ध मृदु जल की मात्रा जानने के लिए निम्नलिखित तालिका को पढ़कर समझिए। जैसे मान लीजिए कि अगर पृथ्वी पर 20 पूरे ये बाल्टी है, ये 20 लीटर ही जल है तो इसमें मृदु जल 500 ml पाया जाता है, जिसका शुद्ध जल जो होगा 150 ml होगा और यही हमारे उपयोग के लिए है। आगे देखिए, पृथ्वी पर जल की मात्रा बाल्टी में भरे जितनी जल होती है उससे मृदु जल मात्रा 1 मग पानी ही होता है। शेष पानी तो समुद्र में भरा खारा पानी है। मृदु जल भी अधिकांश तो हिमनदों, ध्रुवीय बर्फों और पहाड़ों की अस्थायी बर्फ के रूप में है जो हमें आसानी से उपलब्ध नहीं है। हमारे उपयोग के लिए भूमिगत जल एवं झीलों
और नदियों का जल ही बचता है। यह कुल जल का मात्र 0.6% है, ये हम आपको बता चुके हैं। आगे देखिए, क्या इस जानकारी से आपको चिंता हो रही है? यह जानकारी आप अपने दोस्तों, घर पर, परिवार वालों, अन्य समुदाय को लोगों से भी बांट सकते हैं। आप जानते हैं कि विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा पृथ्वी पर जल की निरंतर उपलब्ध करोड़ों वर्ष से बनी हुई है। यह सभी प्रक्रियाएं सम्मिलित रूप से जल चक्र का निर्माण करती है। आपने पिछली कक्षा में जल चक्र के विषय में पढ़ा था। आप अपनी जानकारी को अपने शब्दों में नोटबुक में लिखिए। जल चक्र क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे थोड़ा सा। क्या आपको पिछली कक्षा में अध्ययन ये जल चक्र की प्रक्रिया याद है? जल चक्र के बारे में थोड़ा देख लीजिएगा। जल चक्र से सम्मिलित परिक्रमों को संख्याओं द्वारा चिन्हित किया गया है। इन संख्याओं की सहायता से अस्त व्यस्त क्रम में लिखे गए परिक्रमों को सही शब्द लिखिए। जैसे ये है जम भौल, तो इसका सही हो जाएगा भौम जल। भौम, इसका सही होगा भौम जल। दोनों में दिया हुआ है पशुआ, तो इसका हो जाएगा वाष्प। इसका सही हो जाएगा वाष्प। 3 नंबर में दिया है धन सनन, तो इसका हो जाएगा संघनन। 4 नंबर में दिया है दलवा, इसका सही है बादल। 5 नंबर दिया है नर्ज सर्पो वाष्प, इसका हो जाएगा वाष्प उत्सर्जन। वाष्प उत्सर्जन। उसके बाद दिया है सार्व, इसका हो जाएगा वर्षा। ये हम आपको बता दिए। आइए नीचे, जल चक्र के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि ये पानी है, एक मिनट, इसका तो काम हो गया, थोड़ा सा देख लेते हैं। ये है सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है, तो ये पानी गर्म होके भाप के द्वारा ऊपर जा करके बादल बनेगा और फिर वो बादल बारिश के रूप लेकर फिर ये धरती पे पानी बारिश के रूप में आ जाएगा। यही जल चक्र प्रक्रिया चलते रहता है। नीचे देखते हैं, आप जानते हैं कि जल चक्र के द्वारा परिचक्रण के दौरान जल इसकी तीनों अवस्था ठोस, बर्फ, द्रव जल पानी और गैस जलवाष्प के रूप में पृथ्वी पर कहीं भी पाया जाता है। बर्फ या हिम के रूप में जल ठोस अवस्था में ध्रुव बर्फों से ढके पर्वत और हिमनदों में पाया जाता है। द्रव की अवस्था में हिम महासागरों, झीलों, नदियों के अतिरिक्त भूमि के अंदर भूमिगत जल के रूप में मिलता है। गैसीय अवस्था में जल हमारे आसपास के वायु वाष्प के रूप में उपस्थित है। नीचे इसको भी एक लाइन समझ लेते हैं कि भौम जल, ये जो है भौम जल, ये क्या होता है? ये अभी हम लोग जाने हैं, पृथ्वी के सतह के नीचे की जल की उपस्थिति को भौम जल कहा जाता है।
वाष्प वाष्प जो है, वाष्प गैस और द्रव अवस्था के मध्य का रूप है जिसमें पानी और गैस दोनों का मिश्रण होता है। नीचे 3 नंबर में संघनन है। संघनन जो जब पानी का भाप वापस पानी में बदल जाता है, इस प्रक्रिया को संघनन कहा जाता है। वाष्प उत्सर्जन, जिसको पौधों द्वारा अनावश्यक जल को वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। आइए, वर्षा तो आप लोग जानते हैं, बादल जानते ही हैं। आइए देखते हैं नीचे। जल की तीनों अवस्थाओं के सतत चक्रण द्वारा पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा स्थिर बनी रहती है, जबकि पूरी जनसंख्या और जीव जल का उपयोग कर रहे हैं। आप क्या आपको इस जानकारी से राहत मिली है? जो देखते हैं, आप पाएंगे कि अधिकांश नगरों, बड़े शहरों में जल आपूर्ति की व्यवस्था होती है। जल आपूर्ति के लिए विशेष क्रम में पाइपलाइन बिछाई जाती है। जल को आसपास के किसी झील, नदी, तालाब अथवा कुओं से लाकर पाइप लाइनों द्वारा आपूर्ति की जाती है। छोटे शहरों एवं गांवों में निकाय अथवा सरकार द्वारा जल आपूर्ति की व्यवस्था नहीं की जाती है। वहां लोग अपने उपयोग के लिए जल प्रायः जल स्रोत से सीधे प्राप्त करते हैं। कुछ इलाकों में जल घरों में काफी दूर पर होते हैं। वहां से जल ढोकर लाने की कार्य अवस्था स्रोतों पर ही इसका उपयोग अत्यधिक कष्टकारी होता है। हमारी जनसंख्या का बड़ा भाग कुओं, नलकूपों अथवा हैंड पंपों से जल प्राप्त करता है। इन स्रोतों को जल कहाँ से मिलता है? देखिए यहाँ जल की कितनी कमी है। नदियों, कुओं से ढोकर लाया जा रहा है। आगे देखिए, भूमिगत जल एक महत्वपूर्ण स्रोत। क्या आपने कभी चापाकल, हैंडपंप अथवा नलकूप के बोरिंग होते देखे हैं? क्या आपने कहीं हौज, टैंक आदि के लिए गड्ढा बनाते देखे हैं? आप ध्यान दीजिए कि यह गड्ढे एक निश्चित गहराई तक बनाए जाते हैं। ऐसा क्यों? सभी नलकूपों अथवा हैंडपंपों में लगे पाइप की लंबाई समान क्यों नहीं होती? तो हर जगह का जल स्तर अलग अलग होता है। कहीं हमें 40 फीट पर मिल जाता है जल, तो कहीं जल को 80 फीट गहरा, जल के लिए 80 फीट गहरा करना पड़ता है। इसका कारण है बढ़ती जनसंख्या और उद्योगीकरण ज्यादा से ज्यादा हो रहा है और फिजूल जल जो हम लोग बर्बाद करते हैं। आप उन कारीगरों अथवा अपने से बड़े इस बड़ों से इस बारे में बात करेंगे तो जानकारी मिलेगी कि सभी जगह समान गहराई तक पाइप नहीं डाली जाती है। कुछ स्थानों पर यह गहराई कम तो कुछ स्थानों पर अधिक होती है। इसके बारे में बता दिए हैं। यह कारण कम तथा अधिक गहराई पर जल के स्तर का मिलना, पाइप डालने के लिए बोरिंग करते समय जिस गहराई पर चट्टानों अथवा मिट्टी के बीच सारे रिक्त स्थानों पर जल भरा होता है, उसकी ऊपरी परत को भौम जल स्तर कहते हैं। यह स्तर पृथ्वी की सतह से 1 मीटर के अंदर से लेकर अनेक मीटर की गहराई तक हो सकती है। इस स्तर से नीचे पाया जाने वाला जल भौम जल कहलाता है। भौम जल का स्रोत क्या है? आपने सोचा है कि वर्षा होने के बाद पृथ्वी की सतह पर जमा जल कहाँ जाता है? आइए देखते हैं। भौम जल, जलभर तथा भौम जल स्तर। वर्षा जल नदियों, तालाबों, झीलों का जल मिट्टी से रिसकर भूमि के नीचे रिक्त स्थानों तथा दरारों को भर देता है।
भूमि के अंदर जल के रिसाव को अंतः संयंदन कहते हैं। अतः इन प्रक्रिया द्वारा उपयोग किए जा चुके भौम जल पुनः परिवर्तित हो जाती है। भौम जल स्तर के नीचे मृदा तथा कठोर चट्टानों की परतों के बीच डाली संचित होती हो जाता है। इन भंडारों को जलभर कहते हैं। इसको समांतर नलकूपों द्वारा निकाला जाता है। ये एक भौम जल का दिखाया गया है और ये नीचे जलभर दिखाया गया है। बीच में ये मिट्टी और चट्टानों की परत है। खाली जगह पे ये सब जलभर है। भौम जल स्तर का गिरना। क्या परिपूर्ति एवं उपयोग की मात्रा समान है? क्या हम जलभर से निरंतर जल निकाल सकते हैं? ऐसा करने से जल भौम जल स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भौम जल पुनः पूर्ति सबसे प्रमुख प्रक्रिया वर्ष के जल का रिसना है। कम वर्षा या वर्षा जल के रिसाव के लिए उपलब्ध भूमि की कमी से भौम जल स्तर से गिरावट आती है। जनसंख्या की वृद्धि, औद्योगिकरण, कृषि, वनारोपण आदि भी भौम जल स्तर को प्रभावित करने का कारक है। साथ ही याद रखने की बात है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में परिवर्तन भी भौम जल स्तर को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है जल प्रबंधन। हम लोग जल को, क्या आपने शहरी क्षेत्र में जलापूर्ति पाइपलाइनों से जल रिश्ते देखा है? क्या आपने नलों से जल बहते देखा है? क्या आप जल पीते समय गिलास में कुछ जल छोड़ देते हैं? इन आदतों में सुधार लाकर जल की बर्बादी को रोक सकते हैं। वर्षा जल संग्रहण के बारे में हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है। यह जल प्रबंधन भूमिगत जल की पुनः पूर्ति का अच्छा उदाहरण है। हमारे राज्य के अनेक स्थानों पर जल भंडारण एवं पुनः पूर्ति के लिए तालाब, पोखर, बावड़ी, चहबचो, डबरे, आहड़े बनवाई जाती है। ये जल बचाने का एक कृषि से संबंधित अच्छा उदाहरण है ट्रिम्प सिंचाई। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। क्या नहीं, आपने क्रियाकलाप में पता लगाया है कि अपने क्षेत्र में इनमें से कौन कौन से संसाधन थे? समय के साथ हमने इन्हें त्याग दिया। क्या आपके क्षेत्र में इन पारंपरिक संसाधनों को पुनः बनाया जा रहा है? किसान भी खेतों की सिंचाई के लिए जल की मितव्ययिता कर रहे हैं। इसके उदाहरण के रूप में ट्रिम्प सिंचाई, बूंद बूंद जो होता है सिंचाई, उसी के बारे में जान सकते हैं। इस विधि में कम व्यास के पाइपों से जल पौधे की जड़ तक पहुंचाया जाता है और जल की बर्बादी नहीं होती है। इस प्रकार यदि नलकूपों के जल पाइपों द्वारा खेतों में जाकर स्प्रिंकलर द्वारा सिंचाई करने पर भी जल की खपत कम होगी। आपने देखा होगा कि गमले के पौधे को कुछ दिनों तक जल न मिले तो वह मुरझा जाते हैं, क्योंकि पौधे को भोजन बनाने तथा अन्य जैविक क्रियाओं के लिए जल की आवश्यकता होती है।
यदि जल उपलब्ध नहीं हो तो पृथ्वी से हरियाली लुप्त हो जाएगी। क्या पौधे के न रहने से भोजन, ऑक्सीजन और वर्षा के अभाव में पृथ्वी और जीवन का अंत नहीं हो जाएगा? बात सही है, जल को बचाना चाहिए। और यहाँ पे हमारा जल का टॉपिक खत्म हो रहा है, खत्म हो गया है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जंगल के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जंगल के बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।